जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एबी एकेडमी। आज हम लोग बुंदेलखंड रियासत को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चंदेरी राज्य में पढ़ा था कि कौन कौन से बुंदेला थे जिन्होंने चंदेरी राज्य पे शासन किया, जिसमें थे राम शाह बुंदेला, भारत शाह बुंदेला। इसके अलावा बात करें तो देवी सिंह बुंदेला और दुर्ग सिंह बुंदेला और दुर्जन सिंह बुंदेला। इसके बाद फिर हमने दतिया राज्य के बारे में देखा था, जहां थे भगवान राव बुंदेला, शुभकरण बुंदेला, दलपत राव बुंदेला और रामचंद्र बुंदेला। इसके बाद हमने बड़ौनी पढ़ा था और सेवड़ा पढ़ा था। सेवड़ा में हमने देखा था, सेवड़ा में थे पृथ्वी सिंह बुंदेला। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था पन्ना राज्य के बारे में। पन्ना राज्य में हमने सबसे पहले देखा था चंपत राय के बारे में, जो कि ओरछा के संस्थापक रुद्र प्रताप के वंशज थे। इन्हें महोबा की जागीर प्राप्त हुई थी, महोबा की। ठीक है। और चंपत राय के ही एक यशस्वी पुत्र थे जिनका नाम था छत्रसाल बुंदेला। ठीक। तो कल यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, आज यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे छत्रसाल बुंदेला से। ठीक है। देखिए, छत्रसाल बुंदेला में हमें काफी कुछ पढ़ना है, क्योंकि छत्रसाल बुंदेला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें छत्रसाल बुंदेला, तो छत्रसाल बुंदेला was born on 4th May 1649 AD। देखिए, छत्रसाल बुंदेला का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके निक नेम या हम कहें उपनाम है महाबली और बुंदेलखंड केसरी। देखिए, इनके दो उपनाम हैं, एक तो महाबली और दूसरा है बुंदेलखंड केसरी। ठीक। इसके अलावा हम बात करें, एट द एज ऑफ जस्ट 16 छत्रसाल सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह, द कमांडर ऑफ मुगल कैंपेन इन साउथ इंडिया। देखिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने दक्षिण भारत के मुगल अभियान के सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह की सेना में कार्य किया था। मतलब ये जब सिर्फ 16 साल के थे तो इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह की सेना में ये शामिल हुए, जो कैंपेन करने गई थी दक्षिण भारत में। इसके बाद बात करें, एट द सेम टाइम छत्रसाल मेट शिवाजी महाराज एट द एंड ऑफ 1667 AD। छत्रपति इंस्पायर्ड छत्रसाल, taught him all kinds of political diplomatic lessons and asked him to go to Bundelkhand and wage a war for freedom। देखिए, इसी समय पर छत्रसाल की मुलाकात शिवाजी महाराज से सन 1667 ईस्वी के अंत में हुई। 1667 में जब ये दक्षिण के कैंपेन में जा रहे थे, तब इनकी मुलाकात शिवाजी से हुई। छत्रपति ने छत्रसाल को प्रेरित किया, तमाम प्रकार की राजनीतिक कूटनीतिक शिक्षाएं दी और बुंदेलखंड में जाकर स्वतंत्रता युद्ध छेड़ने के लिए उससे कहा। ठीक है, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेसन्स दिए और इन्होंने कहा कि आप बुंदेलखंड जाइए और वहां पर युद्ध का वो करिए। इसके बाद बात करें तो अकॉर्डिंग टू पंडित गोरेलाल ब्रह्म भट्ट ग्रंथ प्रकाश, शिवाजी tied a sword around Chhatrasal's waist and said, "Go and drive out the Turks from your region, organize an army and fight the enemies of the region in the name of Bhavani. Brajnath will always protect you." देखिए, पंडित गोरेलाल भट्ट के ग्रंथ प्रकाश के अनुसार शिवाजी ने छत्रसाल की कमर में तलवार बांधी थी। शिवाजी टायर्ड अ स्वॉर्ड अराउंड छत्रसाल्स वेस्ट। ठीक है, और उनसे कहा था कि जाओ तुर्कों को अपने अंचल से निकाल बाहर करो। मतलब गो एंड ड्राइव आउट द तुर्क्स फ्रॉम योर रीजन। सेना का संगठन तैयार करो और भवानी का नाम लेकर प्रदेश के शत्रुओं से जूझ पड़ो। ब्रिजनाथ सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइज एन आर्मी एंड फाइट द एनिमीज ऑफ द रीजन इन द नेम ऑफ भवानी। ब्रजनाथ विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। तो ये बात शिवाजी ने किनसे कही थी? छत्रसाल बुंदेला से, उनके कमर में तलवार बांध के। ठीक है, उनके कमर में तलवार बांध करके उन्होंने ये बात कही। और ये बात किसके ग्रंथ में मिली है? ग्रंथ प्रकाश में, जो किसने लिखी थी? पंडित गोरेलाल ब्रह्म भट्ट। पंडित गोरेलाल ब्रह्म भट्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्रसाल जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1731 में, जब ये 81 साल के थे। तो एट द एज ऑफ 81 ही वाज डाइड। ठीक है, 1731 में 81 वर्ष की आयु में छत्रसाल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्रसाल का क्षेत्र विस्तार किस तरीके से हुआ। ठीक है,
मतलब अगर हम बात करें तो अगला जो हम देखेंगे छत्रसाल टेरिटोरियल एक्सपांशन, मतलब छत्रसाल का क्षेत्र विस्तार। इसमें देखें छत्रसाल किंगडम वॉज कॉल्ड दंगाई किंगडम। देखिए छत्रसाल के राज्य को डंगाई राज्य कहा जाता था। By 1679 AD, Chhatrasal had established a vast kingdom in Dangai region, eastern Bundelkhand. This kingdom extended up to Kalpi in the north, Sagar Sironj in the south, and Orchha Datia states border in the west. देखिए सन 1669 ईस्वी में तक छत्रसाल ने डंगाई क्षेत्र अर्थात पूर्वी बुंदेलखंड, देखिए ईस्टर्न बुंदेलखंड में आता है ये डंगाई रीजन में एक विस्तृत राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, मतलब उसने वहां पर एक वास्ट किंगडम क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। इस राज्य का विस्तार उत्तर में कल्पी, मतलब नॉर्थ में कहां तक हुआ था, कल्पी, दक्षिण में सागर सिरोंज तक, और पश्चिम की अगर हम बात करें तो ओरछा दतिया की सीमा तक था। ठीक है, तो छत्रसाल बुंदेला ने इस तरीके से पूरा अपना एक वास्ट किंगडम स्टैब्लिश कर लिया था ईस्टर्न बुंदेलखंड में। इसके अलावा बात करें छत्रसाल के कार्य क्षेत्र विस्तार एवं सैन्य अभियान, छत्रसाल वर्क, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स। अब अगर हम इनके मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें, टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही फॉट 52 unconquerable wars for the pride of Bundelkhand and did not let the Mughals enter Bundelkhand till the end, established his kingdom in Bundelkhand। देखिए जीवन की अंतिम सांस तक बुंदेलखंड की शान के लिए 52 अपराजय युद्ध लड़े थे इन्होंने, 52, 52। ठीक है, अपराजय युद्ध लड़े और अंत तक बुंदेलखंड में मुगलों को घुसने नहीं दिया। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल तक मुगलों को घुसने नहीं दिया बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में अपने राज्य की स्थापना करी। ठीक है, और अपने पूरे राज्य को कहां स्टैब्लिश किया, बुंदेलखंड में। इसके बाद बात करें छत्रसाल prepared a huge army which included warriors from the all the Rajput clans of the region। देखिए छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली जिसमें क्षेत्र के सभी राजपूत वंशों को योद्धा शामिल थे। मतलब उस क्षेत्र के जितने भी राजपूत वंश के योद्धा थे वो सब शामिल हुए थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी विशाल सेना तैयार करी थी। इसके अलावा बात करें तो बीजापुर का वॉर, ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑफ साउथ विथ राजा जयसिंह, महाराजा छत्रसाल जू देव बुंदेला showed extraordinary bravery in the बीजापुर वॉर in May 1665। देखिए राजा जयसिंह के साथ जब दक्षिण के विजय के दौरान मई 1665 में बीजापुर का युद्ध में महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला ने असाधारण वीरता दिखाई थी। मतलब जब ये राजा जयसिंह के साथ कैंपेन के लिए नीचे गए थे, मैंने आपको बताया था जब ये सिर्फ 16 साल के थे, तो उस टाइम पर ये राजा जयसिंह के साथ दक्षिण के अभियान के लिए गए थे और यहीं पर इनकी मुलाकात शिवाजी से हुई थी। तो जब ये बीजापुर का युद्ध लड़ रहे थे तो इन्होंने बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज्यादा असाधारण वीरता दिखाई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेवरी दिखाई थी इस युद्ध में, बीजापुर के युद्ध में। इसके बाद अगर हम बात करें तो देवगढ़ विजय, ड्यूरिंग द विक्ट्री ऑफ साउथ विद राजा जय सिंह ही डिफीटेड द गोंड किंग ऑफ देवगढ़ छिंदवाड़ा। अब देखिए इसी दरमियान राजा जय सिंह के साथ जब ये दक्षिण विजय में जा रहे थे तो इसी टाइम पर इन्होंने देवगढ़, जो आज छिंदवाड़ा में स्थित है देवगढ़, यहाँ के गोंड राजा को पराजित किया था। यहाँ के किस राजा को पराजित किया, गोंड राजा को पराजित किया। ये मैं इनके छत्रसाल के जो जो इन्होंने युद्ध लड़े, ठीक है, जो जो इन्होंने कैंपेन किए उसकी बात कर रहा हूं। तो बीजापुर का युद्ध लड़ा, देवगढ़ का युद्ध लड़ा। ठीक, इसके अलावा अगर अपन बात करें वॉर विद द मुगल आर्मी, महाराजा छत्रसाल बुंदेला fought with the Mughal army at many places including Etawah, Khimlasa, गड़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कांजिया, मादियादो, रहली, मोली, रांगिरी, शाहगढ़, वंशकाला। महाराजा छत्रसाल बुंदेला made many wounds on the body of the commander of the Mughal Empire, Ranadullah, with a poisoned dagger, due to which he was later killed। देखिए इन्होंने क्या किया, बाद में ये मुगलों के भी खिलाफ हो गए। जब ये शिवाजी से मिले तो इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि ये मुगलों के ही खिलाफ हो गए। ठीक है, तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने मुगल सेना से
कहाँ कहाँ युद्ध किए? इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, घामोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़िया यादव, रहली, मोहली, रानगिरी, शाहगढ़, वासंकला सहित इन सब जगहों पर इन्होंने युद्ध किए, अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी। महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने विषयुष्ट कटार से मुगल साम्राज्य के सेनापति रणदुल्ला के शरीर पर कई घाव किए थे। मतलब इनके पास एक ऐसी कटार थी जिसमें जहर लगा हुआ था, ठीक है, पॉइजन लगा हुआ था। तो विष युक्त कटार थी इनके पास, जिससे इन्होंने, जो मुगलों का सेनापति था रणदुल्ला, ठीक है, इसके शरीर पर कई सारे घाव किए थे, जिससे वह बाद में मारा गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने, इनके पास कैसी कटार थी? जिसमें जहर लगा हुआ था। इसके बाद बात करें, मऊ अ प्लेस सेफ विथ हिल्स एंड फॉरेस्ट वाज मेड हिज सेफ मिलिट्री बेस। अब देखिए, सैन्य मुख्यालय जो इनका था वो मऊ को इन्होंने बनाया क्योंकि ये पहाड़ियों और जंगलों से सुरक्षित था। देखिए, पहाड़ी और जंगलों से क्या होता है? सुरक्षित है, तो मऊ को अपना सुरक्षित सैन्य ठिकाना इन्होंने बनाया था, सेफ मिलिट्री बेस। इसके अलावा बात करें धामोनी कैंपेन, छत्रसाल मेड फियर्स गुरिल्ला अटैक्स इन द मुगल एरियाज अराउंड धामोनी। Frightened by his raids, Emperor Aurangzeb appointed Ruhillah Khan as the Fauzdar of Dhamoni in April 1673 AD and ordered the Bundela rulers of the surrounding area to establish effective control over the anti-government activities of छत्रसाल। देखिए, धामोनी का अभियान हुआ था। छत्रसाल ने धामोनी के आसपास के मुगल क्षेत्रों में जमकर गुरिल्ला धावे किए थे। गुरिल्ला वॉरफेयर करना मतलब मारना और फिर छिप जाना, मारना और फिर छिप जाना, इसको गुरिल्ला पद्धति कहते हैं। मराठा इस मामले में क्या हुआ करते थे? बड़े सुदृढ़ हुआ करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर। तो धामोनी कैंपेन के दौरान छत्रसाल ने भी धामोनी और इसके आसपास के जितने भी मुगल क्षेत्र थे, यहाँ पर गुरिल्ला धावे किए। उनके धावों से, उनके जो धावे थे इतने सारे, इससे घबरा कर जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने रुहिल्ला खान को धामोनी का फौजदार बना दिया था। धामोनी का क्या बना दिया था? फौजदार बना दिया था 1673 में, अप्रैल में। ठीक, इसका फौजदार नियुक्त किया गया और जो इसके आसपास जितने भी बुंदेला शासक थे उनको ये आदेश दिया गया कि वह छत्रसाल की सत्ता विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। मतलब जो ये सत्ता विरोधी, जो ये क्या कहते हैं, गतिविधियां कर रहा है, इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अन्य जो बुंदेला रूलर्स थे उनको कहा गया। इसके बाद बात करें एरियाज ऑफ ओरछा। He expanded his power at this time by raiding the areas of Orcha which supported the Mughal rule and established his authority over them. देखिए, अब मुगल सत्ता समर्थक जो ओरछा का क्षेत्र था, हमने पढ़ा था ओरछा में कौन कौन था, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ओरछा में कौन कौन था, और वो ज्यादातर क्या थे? मुगल समर्थक थे। तो जो मुगल सत्ता समर्थक ओरछा के क्षेत्र पर, ठीक है, इन्होंने कई बार धावे बोले और वहां पर उन पर अपना अधिकार जमाकर अपनी सत्ता का इस समय विस्तार किया। मतलब इन्होंने क्या किया? अपनी पावर को क्या कर दिया? एक्सपांड कर दिया। मुगल एरियाज ऑफ नारवड़, छत्रसाल अटैक द मुगल एरियाज ऑफ नारवड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुगल प्रोविंस आगरा एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम देम। देखिए, अब छत्रसाल क्या पहुंच गए थे? इन्होंने मुगल सूबा आगरा के जिला नरवर के मुगल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। मतलब जो मुगलों का सूबा हुआ करता था, प्रोविंस आगरा, उसका एक जिला हुआ करता था नारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहां पर भी छत्रसाल ने क्या किया? हमला किया और वहां से क्या लूटा? पैसा लूटा। मतलब पैसा क्या किया? वसूल किया। ठीक, इसके बाद बात करें, ये सब उनके कैंपेन चल रहे हैं। कलेक्शन ऑफ मनीज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, इन 1677 AD he collected money from the areas of Raisen government of Malwa province. In the same sequence he also collected money from the Mughal areas of Rat Mahoba, Gwalior, Dhamoni, Sagar, Damu etc. देखिए, इन्होंने क्या किया? विभिन्न क्षेत्रों से धन वसूली करी। 1677 में मालवा सूबे की रायसेन सरकार के क्षेत्र से धन वसूली कर ली। देखिए, रायसेन का क्षेत्र जो था वो भी किसके अंडर में आता था? मुगलों के। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र का, ठीक है, तो मालवा जो सूबा था रायसेन का, वहां पर भी धन वसूली करी। इसी क्रम में इन्होंने राठ, महोबा, ग्वालियर, धामोनी, सागर, दमोह आदि के मुगल क्षेत्रों से भी उसने धन वसूली करी। मतलब उसने क्या किया? यहां से भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? धन वसूली करना
स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बात करें डोमिनेंस ओवर मुगल रीजन पन्ना, ही मेड द मुगल एरियाज अराउंड पन्ना अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। देखिए पन्ना के जो आसपास के मुगल क्षेत्र थे उनको भी अपने राज्य का अंग इन्होंने बना लिया था। इसके बाद बात करें वॉर विद मोहम्मद बंगस। देखिए मोहम्मद बंगस द गवर्नर ऑफ इलाहाबाद डिफीटेड छत्रसाल एंड लेड सीज टू द कैपिटल। छत्रसाल डिफीटेड हिम विद द हेल्प ऑफ बाजीराव। देखिए इसी टाइम पर इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बंगस के साथ। मोहम्मद बंगस मुगलों का इलाहाबाद का गवर्नर हुआ करता था, मतलब सूबेदार हुआ करता था। इसने क्या किया था, छत्रसाल पर हमला किया था और छत्रसाल की राजधानी को घेर लिया था। इसी टाइम पर छत्रसाल ने मदद मांगी थी इस टाइम पर मराठा के जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम इनसे मदद मांगी थी कि आप आइए और हमारी मदद करिए। और बाजीराव प्रथम ने जो है छत्रसाल की मदद करी थी इस युद्ध में, और छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम की मदद से मोहम्मद बंगस खान को क्या कर दिया था, हरा दिया था। क्लियर है? ठीक, तो इनका मोहम्मद बंगस खान के साथ भी युद्ध हुआ था। तो इनके कई सारे कैंपेन हमने देखे, घामोनी अभियान देखा, फिर देवगढ़ विजय देखी, ओरछा के क्षेत्र पर इन्होंने कैसे आक्रमण किया, नरवर के क्षेत्र में मोहम्मद बंगस से इनका युद्ध हुआ। ठीक, इसके आगे चलते हैं अपन। गॉड tribals also lived in Panna. They had influence over this place surrounded by dense forest. देखिए यहाँ पर क्या था, पन्ना में गौड़ आदिवासी भी रहते थे। कौन आदिवासी रहते थे? गौड़ आदिवासी, गौड़ ट्राइबल्स। घनघोर वन, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट से घिरे इस स्थान पर इनका ही प्रभाव था। देखिए जो गौड़ ट्राइबल्स हुआ करते थे ना, जो गौड़ आदिवासी, इनका प्रभाव पन्ना क्षेत्र में बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर बड़े घनघोर वृक्ष थे, वन थे, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट था, और इनका प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा था। Chhatrasal considered this place suitable for the capital of his Dangai state and established the new capital of his state here in 1675. देखिए छत्रसाल ने अपने दंगाई राज्य की राजधानी के लिए इस स्थान को उपयुक्त समझा। यहाँ 1675 ईस्वी में अपने राज्य की नवीन राजधानी स्थापित की थी। मतलब ये जो पन्ना था ये इनकी नवीन राजधानी कब बनी? 1675 में। इनको ये लगा कि ये जगह जो है वो अच्छी है राजधानी बनाने के लिए, तो इन्होंने अपने राज्य की नई राजधानी किसको बनाया? पन्ना को 1675 में। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, ही रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स अ लॉट एंड वाज अ स्कॉलर हिमसेल्फ। ही वाज अ पोएट ऑफ हाई ऑर्डर हुज डिवोशनल एंड मोरल पोएम्स आर फाउंड इन ब्रज लैंग्वेज। देखिए जो ये अपने विद्वान स्कॉलर्स हुआ करते थे, तो छत्रसाल बुंदेला क्या है, विद्वानों का बहुत सम्मान करते और स्वयं भी विद्वान थे, स्वयं भी एक स्कॉलर थे। ठीक है, ये उच्च कोटि के कवि थे, मतलब हायर ऑर्डर की ये पोएट थे, जिनकी भक्ति तथा नीति संबंधी कविताएं ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। मतलब इनकी जो डिवोशनल और मोरल पोएम्स थी, ठीक है, मतलब भक्ति तथा नीति संबंधी जो कविताएं हुआ करती थी, पोयम्स, वो आज भी किस भाषा में मिलती है? ब्रज भाषा में मिलती है। किस भाषा में मिलती है? ब्रज भाषा में। तो ये विद्वानों का बहुत सम्मान किया करते थे और स्वयं भी क्या थे? ये विद्वान थे। ये उच्च कोटि के कवि थे जिनकी भक्ति तथा नीति संबंधी कविताएं ब्रज भाषा में प्राप्त होती है। आगे बढ़े, ये सब मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये सब छत्रसाल बुंदेला के हैं, आपको याद रखना है। भूषण, लाल कवि, हरिकेश, निवाज, ब्रजभूषण आर द मेन कोर्ट पोएट्स हु वेयर डिपेंडेंट ऑन हिम। देखिए इनके दरबार में अगर हम बात करें कवियों में, तो भूषण हुआ करते थे, लाल कवि हुआ करते थे, हरिकेश हुआ करते थे, निवाज, ब्रजभूषण, ठीक है, ये सारे मुख्य इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें, द पोएम्स रिटन बाय भूषण इन हिज प्रेज आर फेमस एज छत्रसाल दशक। देखिए इन्हीं के भूषण नाम के कवि जो थे इनके दरबार में, जिनकी कविताएं जो लिखी गई वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? छत्रसाल दशक। ठीक है, इन्होंने छत्रसाल के बारे में मतलब सारी चीजों को विस्तार से बताया था अपनी कविताओं में, इसीलिए इनकी कविताओं को जो मतलब एक तरीके से कहा जाए लिखी वे छत्रसाल दशक के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, किसके प्रेस से प्रसिद्ध हुई? छत्रसाल दशक के नाम से। इसके बाद बात करें गोरेलाल, अदर नेम लाल कवि, द ऑथर ऑफ चैरत कवे लाइक
छत्र प्रकाश वॉज इन योर कोर्ट। देखिए गोरेलाल, मैंने आपको बताया था इससे पहले, गोरेलाल जो थे, ठीक है, इनको लाल कवि कहा जाता था। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था, लाल कवि कहा था। और ये छत्र प्रकाश जैसी चरित्र काव्य के प्रेरणता गोरेलाल उपनाम लाल कवि आपके ही दरबार में थे। मतलब इनके ही दरबार में कौन थे, गोरेलाल। ठीक है, ये गोरेलाल आपने नाम सुना होगा, इससे पहले भी मैंने गोरेलाल के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था गोरेलाल के बारे में। ठीक है, गोरेलाल ने ही शिवाजी के बारे में बताया था कि ये जब शिवाजी से मिले थे तो इनके कमर में तलवार वगैरह बांधी थी और बोला था कि जाओ अपने क्षेत्र से जो तुर्क हैं उनको बाहर निकालो। ये गोरेलाल ने ही बोला था, और गोरेलाल को ही क्या कहा गया, लाल कवि। ठीक है, ये भी इन्हीं के उसमें थे। अब देखिए इनके आगे बात करें, ही ऑल्सो प्रमोटेड आर्ट एंड म्यूजिक, गॉट मैनी कंस्ट्रक्शन डन इन बुंदेलखंड। देखिए इन्होंने क्या किया, कला और संगीत को भी बढ़ावा दिया था, और बुंदेलखंड में इन्होंने कई सारे निर्माण कार्य करवाए थे। बुंदेलखंड में इन्होंने क्या किया था, कई सारे निर्माण कार्य करवाए थे। ही गेट ही गॉट दुबेला महल, मस्तानी महल, छतरपुर नगर, मऊ, सिंघोनिया फोर्ट्स एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड। देखिए इन्होंने क्या क्या बनवाया, दुबेला महल, मस्तानी महल, छतरपुर नगर, मऊ, सिंघोनिया के में किले आदि का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क इन्होंने करवाए थे। ठीक, अगला बात करें, देखिए अब हम ये देखते हैं कि इनकी विक्ट्री का कारण क्या था। मतलब ये बार बार जो युद्ध जीत रहे थे, ये युद्ध क्यों जीत रहे थे, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द विक्ट्री, विजय के कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण था वो था हिज जियोग्राफिकल नॉलेज ऑफ बुंदेलखंड एंड हिज मिलिट्री टैलेंट ऑलवेज मेड हिम विक्टोरियस। देखिए बुंदेलखंड का भौगोलिक ज्ञान इनको था, और इनकी सैनिक प्रतिभा जो थी ये इन्हें सदैव विजयी बनाती रहती थी। मतलब देखिए भौगोलिक ज्ञान तो इनको था ही, जियोग्राफिकल नॉलेज बुंदेलखंड का, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर सैनिक प्रतिभा भी थी, मिलिट्री टैलेंट भी था। इसके अलावा बात करें, एनकरेज्ड बाय छत्रसाल सक्सेस, मैनी ठाकुर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंड लॉर्ड्स ज्वाइंड हिज आर्मी एंड बिकेम छत्रसाल्स एलाइज। देखिए अब हुआ क्या कि छत्रसाल की जो सफलताएं थी, ठीक है, इससे उत्साहित होकर अनेक ठाकुर, सामंत, जागीरदार उसकी सेना में शामिल हो गए और छत्रसाल के सहयोगी बन गए। देखिए छत्रसाल की सफलताओं को देखकर वो उत्साहित हुए, ठीक है, और उनके साथ क्या हो गए, शामिल हो गए। इसके अलावा बात करें, स्वामी प्राणनाथ ब्लेसिंग्स एंड छत्रपति शिवाजी विक्ट्री मंत्र केप्ट इंस्पायरिंग छत्रसाल। देखिए इनको स्वामी प्राणनाथ ने आशीर्वाद दिया था, और छत्रपति शिवाजी का जो विजय मंत्र था, ठीक है, ये हमेशा छत्रसाल को प्रेरणा देता था। ठीक है, तो ये तीन मेन कारण थे जिसके कारण छत्रसाल लगातार जीत रहे थे। एक तो इनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान था, सैनिक प्रतिभा तो इनके अंदर थी। अब इसके कारण सफलता इनकी देखते हुए बाकी जितने सामंत थे ठाकुर के, वो सब भी इनके साथ शामिल हो गए और छत्रसाल के सहयोगी बन गए। इसके अलावा स्वामी प्राणनाथ ने जो इनको आशीर्वाद दिया, और छत्रपति शिवाजी का जो विजय मंत्र था, इससे इनको क्या मिली, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली छत्रसाल को, जो कि इनका जीत का एक बहुत बड़ा कारण था। क्लियर। अब हम इसके बाद देखते हैं कि छत्रसाल बुंदेला और स्वामी प्राणनाथ की जो भेंट हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं छत्रसाल मीटिंग्स विद स्वामी प्राणनाथ। मैंने आपको बताया था ये स्वामी प्राणनाथ से मिले थे, और स्वामी प्राणनाथ ने क्या किया था, इनको आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वामी प्राणनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी प्राणनाथ का जो उपनाम था वो था महराज। ठीक है, इनका उपनाम क्या था, महराज। इसके अलावा इनका जन्म 1618 में जामनगर गुजरात में हुआ था। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनके पिताजी जो थे वो थे केशव ठाकुर। स्वामी प्राणनाथ के जो पिताजी थे क्या नाम था इनका, केशव ठाकुर। फिर ये सेक्ट इनका कौन सा था, तो प्रणामी सेक्ट, इसके फाउंडर कौन थे, देवचंद। ठीक है, तो इनका जो संप्रदाय था वो कौन था, प्रणामी संप्रदाय, और इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, देवचंद। इसके बाद बात करें, प्राणनाथ was searching for such Hindu chieftains who could face औरंगजेब्स एंटी रिलीजियस पॉलिसी। अब देखिए प्राणनाथ जो थे ना, ये ऐसे हिंदू सरदारों की खोज कर रहे थे
जो औरंगजेब धर्म विरोधी नीतियों का सामना कर सके। मतलब औरंगजेब उस टाइम पर धर्म विरोधी नीतियां बहुत चला रहा था भाई, जो मंदिर वगैरह हैं उसको तोड़ने का काम कर रहा था। इसके अलावा जबरदस्ती जो है वो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों को जबरदस्ती कर रहा था। तो ये सारे जो इसकी एंटी रिलीजियस पॉलिसीज थी, तो इससे स्वामी प्राणनाथ बहुत ज्यादा परेशान हुए देख करके, और ये एक ऐसा हिंदू सरदार ढूंढ रहे थे जिसके जो औरंगजेब की इस एंटी रिलीजियस पॉलिसी का सामना कर सके। तब इनको क्या मिलते हैं, छत्रसाल मिलते हैं। देन छत्रसाल आफ्टर हियरिंग द फेम ऑफ बुंदेला रीच्ड हिज रीजन मऊ एंड लेटर पन्ना। देखिए जब छत्रसाल के बारे में इन्होंने और बुंदेलाओं के बारे में सुना, उनकी कीर्ति को सुनकर फिर ये वहां मऊ पहुंचे, और मऊ के बाद ये कहां पहुंचे, पन्ना पहुंचे थे। ठीक है, क्योंकि ये हिंदू सरदारों को ढूंढ रहे थे। Pranami Pranami sect founder Prannath met Chhatrasal near Mau in 1683 AD. After this, Prannath lived in Panna of Bundelkhand till his death on 29 June 1694. देखिए अब ये जो प्रणानी पंथ के थे प्राणनाथ, इनकी छत्रसाल से भेंट मऊ में हुई थी 1683 में। ठीक है, और प्राणनाथ फिर उसके बाद से अपनी मृत्यु तक पन्ना में ही रहने लगे थे, बुंदेलखंड में। इसके बाद बात करें, दिस इंसिडेंट गिव्स द इंप्रेशन दैट आफ्टर मीटिंग छत्रसाल स्वामी प्राणनाथ हैड अचीव्ड हिज पॉलिटिकल गोल एंड छत्रसाल हैज फाउंड हिज स्पिरिचुअल एलाई इन द फॉर्म ऑफ अ गुरु। देखिए इस घटना से यह आभास होता है कि छत्रसाल से भेंट के बाद स्वामी प्राणनाथ को अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त हो गया था, और छत्रसाल को गुरु के रूप में अपना आध्यात्मिक सहयोगी मिल गया। ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल गोल था स्वामी प्राणनाथ का कि जो औरंगजेब की एंटी रिलीजियस पॉलिसी के खिलाफ लड़े, वो पूरा हुआ। और छत्रसाल को भी क्या मिल गया, एक जिसे कहा जाए आध्यात्मिक सहयोगी मिल गया, गुरु के रूप में आध्यात्मिक सहयोगी मिल गया। तो ये हुआ। इसके बाद बात करें, छत्रसाल मेड प्राणनाथ हिज गुरु एंड प्राणनाथ गॉट छत्रसाल कोरोनेशन डन इन पन्ना इन 1687। देखिए छत्रसाल ने प्राणनाथ को अपना गुरु बना लिया, तथा प्राणनाथ ने पन्ना में 1687 में छत्रसाल का राज्य अभिषेक संपन्न कराया। ठीक है, छत्रसाल का जो राज्य अभिषेक था उसको संपन्न किसने कराया, प्राणनाथ। इसके बाद बात करें, छत्रसाल बुंडेला फाउंडेड अ सिटी नेम्ड छतरपुर। देखिए आज मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर, तो इस छतरपुर जगह को फाइंड आउट करने वाले ही छत्रसाल बुंदेला थे 1706 में। छत्रसाल बुंदेला established प्राणनाथ टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ किलकिला रिवर इन पन्ना। देखिए छत्रसाल बुंदेला ने 1706 में छतरपुर नामक नगर की स्थापना की। इसके अलावा छत्रसाल बुंदेला ने पन्ना में किलकिला नदी के किनारे प्राणनाथ मंदिर की स्थापना कराई थी। कौन से मंदिर की स्थापना कराई थी, प्राणनाथ मंदिर की स्थापना कराई थी। किसने, छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, तो छत्रसाल बुंदेला के बारे में आपको समझ में आया, इनका किस तरीके से स्वामी प्राणनाथ से भेंट हुई, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब हम देखेंगे छत्रसाल बुंदेला के मुगलों से कैसे संबंध थे। ठीक है, क्योंकि देखिए छत्रसाल बुंदेला का मुगलों से जो संबंध था वो बड़ा खट्टा मीठा जैसा था। शुरुआत में तो इनके एलाई थे, लेकिन बाद में इन्हीं के दुश्मन बन गए थे। ठीक है, तो छत्रसाल बुंदेला का मुगलों के साथ कैसा संबंध रहा, ये अब हम देखेंगे अगले पॉइंट्स में। तो व्हाट आर द रिलेशंस विद द मुगल्स, किसके, छत्रसाल बुंदेला के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, Aurangzeb ordered the demolition of all the temples of Orcha. As a result, Chhatrasal started a rebellion by uniting many Thakurs. At the same time, Chhatrasal got the support of his cousin Baldiwan. देखिए औरंगजेब ने जब ओरछा के सभी मंदिरों को गिराने का आदेश दिया, परिणाम स्वरूप छत्रसाल ने अनेक ठाकुरों को मिलाकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसी समय छत्रसाल को अपने चचेरे भाई बल दीवान का सहयोग भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसके एक चचेरे भाई थे बल दीवान, उन्होंने भी इनका सहयोग किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ औरंगजेब्स बिजीनेस इन द साउथ, छत्रसाल एक्सपांडेड हिज एम्पायर, डिफीटेड मुगल सपोर्टेड किंग्स जागीरदार्स, फौजदार्स एंड मनसबदार्स एंड ऑब्टेन्ड वेल्थ एंड बिल्ट अ ह्यूज एम्पायर। देखिए औरंगजेब की दक्षिण में व्यवस्था, देखिए औरंगजेब जो था जब जब बना, तो उसने मैक्सिमम टाइम अपना दक्षिण में अभियान में बिताया, क्योंकि वो दक्षिण को जीतना चाहता था। ठीक है, और खास तौर पे मराठाओं को। ठीक है, तो दक्षिण के अभियान में जब औरंगजेब व्यस्त था, तो इस बात का लाभ उठाकर छत्रसाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मतलब अपने एम्पायर को उसने एक्सपांड किया,
और इसने मुगल समर्थक जो राजा थे उस टाइम पर, जागीरदार थे, फौजदार थे या मनसबदार थे, इन सब को हराया और पराजित करके इनका धन प्राप्त करके एक विशाल राज्य साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। इन्होंने एडवांटेज उठाया औरंगजेब के बिजनेस का साउथ में। इसके बाद बात करें ट्रबल्स बाय छत्रसाल रेबेलियन, औरंगजेब गेव छत्रसाल द टाइटल ऑफ राजा इन 1706 एंड ग्रांटेड हिम अ मेंसब ऑफ 4000। देखिए छत्रसाल के विद्रोहों से परेशान होकर के अंततः औरंगजेब ने भी 1706 में छत्रसाल को राजा की उपाधि दे दी और 4000 का मनसब प्रदान कर दिया। मतलब औरंगजेब हार चुका था, मतलब एक तरीके से वो फेडअप हो चुका था छत्रसाल से, विद्रोह से, इसीलिए उसने 1706 में इनको राजा का उपाधि दे दी और 4000 का मनसब दे दिया। इसके बाद बात करें, छत्रसाल हैड डेवलप्ड कॉर्डियल रिलेशन विद मुगल एम्परर बहादुर शाह हु ग्रांटेड छत्रसाल द टाइटल ऑफ राजा एंड अ मनसब ऑफ 5000। देखिए अब जब औरंगजेब के बाद जब अगले राजा बने बहादुर शाह, औरंगजेब का बेटा बना था बहादुर शाह, छत्रसाल की औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उसके बाद जो अगले राजा बने, मुगल बादशाह बने बहादुर शाह, उनके साथ इनके संबंध अच्छे थे। छत्रसाल के संबंध क्या हो गए, उनसे अच्छे हो गए और इन्होंने उनको 5000 का मनसब भी दिया। इसके अलावा राजा की उपाधि भी दी। राजा की उपाधि हालांकि औरंगजेब पहले ही दे चुके थे, लेकिन फिर से बहादुर शाह ने राजा की उपाधि दी छत्रसाल बुंदेला। At the end of 1710, Chhatrasal participated on behalf of the Mughals in suppressing the rebellions of the Sikhs। अब देखिए छत्रसाल की औरंगजेब के बाद से ना मुगलों के साथ अच्छे संबंध हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने 1710 के अंत में छत्रसाल ने सिखों के विद्रोह के दमन में मुगलों की ओर से भाग लिया था, ठीक है। मतलब अब छत्रसाल बुंदेला किनकी तरफ हो गए थे, मुगलों की तरफ, तो इन्होंने मुगलों की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद बात करें, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ हिज यंग सन्स ही स्टार्टेड फॉलोइंग अ लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द मुगल्स एट दिस टाइम। देखिए अब इनको ये समझ में आ गया, अपने युवा पुत्रों के भविष्य को देखते हुए इस समय उसने मुगलों के प्रति उदार नीति का पालन करना शुरू कर दिया था। मतलब मुगलों के प्रति अब इनकी पॉलिसी क्या हो गई, लिबरल हो गई। मैंने आपको बताया था ना मुगलों से इनके संबंध खट्टे मीठे थे, ठीक है। शिवाजी से जब इन्होंने वो प्रेरणा ली तो ये तो बिल्कुल मुगलों के एकदम कट्टर दुश्मन बन गए थे, हर जगह मुगलों को मार रहे थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इन्होंने लिबरल पॉलिसी अपनाई और मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह थे वो थोड़े से लिबरल थे, इसी कारण से उनसे क्या हो गए, संबंध जो हो गए वो थोड़े ठीक हो गए। तो अब ये मुगलों की तरफ से भी क्या होने लगे, दूसरे कैंपेन में मुगलों के पार्टिसिपेट करने लगे। इसके बाद बात करें, ड्यूरिंग द रीन ऑफ फारूक सियर छत्रसाल मनसब was increased to 6000 हजारी जाट इन 1713 सवाई जयसिंह was made the governor of मालवा। देखिए अब जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, नहीं सॉरी, मुगल बादशाह थे फारूक सियर, ठीक है। इन्होंने छत्रसाल का मनसब जो है वो 6000 कर दिया था, ठीक है। सन 1713 में सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था। सवाई जो जयसिंह थे उनको किसका सूबेदार बनाया गया, मालवा का। Chhatrasal Bundela kingdom was adjacent to the border of Malwa, hence he established contact with Swami Jai Singh and agreed to join him in the campaign to suppress the Marathas। देखिए अब छत्रसाल बुंदेला जो थे, इनका राज्य मालवा की सीमा से लगा हुआ था और मालवा में किसको सूबेदार बनाया था, जयसिंह को बनाया था। तो जब इन्होंने जयसिंह के उसमें आए, संपर्क में स्थापित इन्होंने किया, तो इन्होंने साथ में मिलकर मराठाओं को दबाने के अभियान में शामिल होने की हामी भरी। मतलब आप सोचिए कि मराठाओं को ही दबाने लगे। मतलब एक टाइम जो मतलब मराठाओं के एकदम बिल्कुल एकदम वो थे कि मतलब मराठाओं के साथ हमें रहना है और सारी चीजें करनी है, ये मराठाओं के ही उसमें चले गए। क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद बात करें, छत्रसाल अलोन along with जयसिंह defeated the rebel अफगान दिलयावर खान एक्टिव इन मालवा इन 1715। अब देखिए छत्रसाल ने जयसिंह के साथ मिलकर मालवा का एक सक्रिय विद्रोही अफगान दिलेर खान को 1715 में पराजित किया। छत्रसाल ने किसको पराजित किया, अफगान दिलावर दिलेर खान को। इसके बाद करें, लेटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद बंगस वॉज मेड द गवर्नर ऑफ इलाहाबाद। देखिए अब जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह बनते हैं तो इस टाइम पर इन्होंने मोहम्मद बंगस को अपना सूबेदार बनाया था इलाहाबाद का। देखिए अभी तक मधुर रिलेशन थे छत्रसाल बुंदेला के, अब फिर खट्टे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सरदार बन गए और इन्होंने किसको सूबेदार बनाया, इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार किसको बनाया,
मोहम्मद बंगश को। ठीक, अब इससे क्या हुआ, छत्रसाल हैड नाउ ग्रोन ओल्ड एंड मोहम्मद बंगश सराउंडेड छत्रसाल कैपिटल, छत्रसाल हैड फ्रॉम पेशवा बाजीराव। अब देखिए छत्रसाल जो हो रहे थे वो अब बूढ़े हो रहे थे, ठीक है, तो मोहम्मद बंगश ने इस बात का फायदा उठाया, ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, छत्रसाल की राजधानी को घेर लिया। तब छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी, ठीक है, मतलब आप सोचिए कुछ टाइम तक पहले तक ये मराठाओं के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव से इन्होंने क्या मांगी, मदद मांगी। ठीक, इसके बाद बात करें तो बाजीराव केम विद हिज आर्मी एंड डिफीटेड मोहम्मद खान बंगस इन द बैटल ऑफ मौड़ा एंड हेल्प्ड छत्रसाल। देखिए इन्होंने क्या किया, बाजीराव अपनी सेना समेत आए तथा मोहम्मद बंगस खान को मौदा के युद्ध में हराकर छत्रसाल की सहायता करी। मतलब ये मौदा का युद्ध हुआ था किसकी किसके बीच में, मोहम्मद खान बंगश एक तरफ थे जो मुगल सूबेदार थे इलाहाबाद के, और दूसरी तरफ कौन थे, बाजीराव प्रथम, ठीक है, तो इन्होंने बाजीराव प्रथम ने इनको हरा दिया था और छत्रसाल की क्या करी थी, मदद करी थी, जिसका जिसका एहसान चुकाते हुए छत्रसाल ने पेशवा को अपना तीसरा बेटा घोषित किया और अपने राज्य की एक तिहाई हिस्सा जो है वो पेशवा को दे दिया। ठीक है, मतलब छत्रसाल ने पेशवा को अपना तीसरा पुत्र मानकर अपने राज्य का एक तिहाई भाग पेशवा को दे दिया। ठीक है, मतलब छत्रसाल खुश हो गए, तो इन्होंने उनको अपना तीसरा बेटा माना और एक तिहाई राज्य का हिस्सा जो है वो पेशवा को दे दिया। तो ये इनके मुगलों के साथ संबंध थे, खट्टे मीठे संबंध थे, शुरुआत में इनके साथ थे, फिर इनके खिलाफ हुए, फिर साथ हो गए, फिर खिलाफ हो गए, तो इस तरीके से खट्टे मीठे इनके रिलेशंस रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके मराठाओं के साथ कैसे रिलेशन रहे। ठीक है, तो मराठाओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये अपना आइडियल किसको मानते थे, शिवाजी को मानते थे, और शिवाजी के ही कहने पर इन्होंने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ जो विद्रोह शुरू किया था बुंदेलखंड में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से इनको हेल्प मिली थी अगेंस्ट मोहम्मद खान बंगश। ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मद खान बंगश को बाजीराव प्रथम ने हराया और इससे छत्रसाल ने क्या मान लिया था, इनको अपना तीसरा बेटा मान लिया था और इनको अपने राज्य का एक तिहाई हिस्सा दे दिया था। तो छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को जो जो हिस्से दिए वो कौन से दिए, कल्पी, सागर, गुरसराय, झांसी, गुना, ये जो क्षेत्र था ये किसको दे दिया था, बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो ये इनके मराठाओं के संबंध थे। ठीक है, ये इनके क्या थे, मराठाओं के संबंध थे। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे जो अपने छत्रसाल बुंदेला हैं अब वो बूढ़े हो रहे थे, ठीक है, मतलब अब उनकी एज हो रही थी, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, साम्राज्य का विभाजन शुरू कर दिया। भाई अलग अलग उनके बेटे थे तो अलग अलग बेटों को अलग अलग स्थान पर देना था, तो इससे इन्होंने क्या किया, अब साम्राज्य का विभाजन शुरू किया। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ छत्रसाल एम्पायर, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए छत्रसाल बुंदेला जो थे इतना बड़ा टॉपिक था, सोचिए 38 मिनट हो गए इनको पढ़ाते। ठीक है, तो छत्रसाल काफी बड़ा टॉपिक था। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ छत्रसाल, छत्रसाल का साम्राज्य विभाजन, डिवीजन ऑफ छत्रसाल एम्पायर, इसमें अगर हम बात करें तो बिफोर हिज डेथ छत्रसाल डिवाइडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ हिज एंटायर एम्पायर अमंग्स हिज सन एज फॉलोज। देखिए इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य की रियासतों को अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया था। अब कैसे कैसे विभाजित किया था, टू एल्डेस्ट सन हृदय, princely states like Panna, Kalinjar, Mau, Gadakotta and Shagar with an income of 32 लाख रुपीस। अब देखिए इनका जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था हृदय शाह, ठीक है, उनको कहाँ कहाँ की जागीर दी गई थी, कालिंजर, पन्ना, मऊ, गढ़ाकोटा और सागड़ की। ठीक है, इसके अलावा 32 लाख रुपए की आय वाली रियासतें थी, टोटल 32 लाख रुपए की आय वाली रियासतें, ये सारी किनको दी गई, इनके बड़े बेटे हृदय को। इसके बाद बात करें टू सन जगत राज, इनके दूसरे बेटे थे जगत राज, जिनको कहाँ की दी गई, जैतपुर, अजयगढ़, चरखरी, बिजावर, सरीला, भूरागढ़, बांदा, जिसकी इनकम कितनी थी, 35 लाख रुपया। ठीक है, तो इनके जो दूसरे बेटे थे जगत राज, ठीक है, इनको जैतपुर, अजयगढ़, चरखरी, बिजावर, सरीला, भूरागढ़ और बांदा आदि 35 लाख रुपए की आय वाली रियासतें दी गई। ठीक, और जो तीसरी दी गई मैंने आपको बताया था, इन्होंने बाजीराव प्रथम को अपना बेटा मान लिया था, तीसरा पुत्र, और इनको क्या क्या दिया, कल्पी, हटा, अजयनगर, जालौन, सागर, गुरुसराय, झांसी, सिरोंज
और गुना। ये वाले क्षेत्र किसको दे दिए? इनको दे दिए थे जिसकी इनकम 39 लाख रुपए थी। कितनी इनकम थी? 39 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, जो अपनी बुंदेलखंड छत्रसाल का जो साम्राज्य था, इसको अपने तीनों बेटों में बांट दिया था। दो इनके खुद के बेटे थे और तीसरा जो था बाजीराव प्रथम, उसको इन्होंने क्या किया था? गोद लिया था। क्लियर हुआ? ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो इसके बाद बात करें, thus सब important princely states of Bundelkhand came under the control of Marathas. After Peshwa Bajirao first, Marathas expanded their dominion in Bundelkhand. देखिए, अब चूंकि बाजीराव प्रथम को इन्होंने बेटा मान लिया था और कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड के उनको भी दे दिए, तो इससे क्या हुआ, बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र जो है वो मराठाओं के कंट्रोल में आ गया। अब जब पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद जो अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, उनका जो सोच थी वो मराठा एम्पायर को एक्सपांड करने की थी। तो इन्होंने भी क्या किया, बाद में कालांतर में बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में मराठाओं को क्या किया? एक्सपांड किया। इसके बाद बात करें तो इन दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-18 AD, मराठास वेयर डिफीटेड एंड मराठास हैंडेड ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ बुंदेलखंड अंडर देयर डोमिनियन टू द ब्रिटिश। अब देखिए, जब मराठाओं के हाथ में आ गया था, उसके बाद 1817-18 में जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, तब मराठा बुरी तरीके से हारे और अंग्रेजों को बुंदेलखंड की पूरी रियासत को उन्होंने क्या दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1817-18 में जो बुंदेलखंड रियासत थी वो किसके हाथों में आ गई? अंग्रेजों के हाथों में आ गई। ठीक है, तो आपको छत्रसाल बुंदेला पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है, हमने छत्रसाल बुंदेला का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, उनके कैंपेन कौन कौन से थे, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा इनकी मीटिंग जो हुई थी स्वामी प्राणनाथ के साथ। ठीक है, मुगलों से इनके संबंध हमने देखे। ठीक है, मराठाओं से इनके संबंध देखे और इन्होंने अपना विभाजन किस तरीके से किया। ठीक है, अब छत्रसाल के बाद जो अगले राजा बने थे वो हृदय शाह बने थे, लेकिन इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 1818 तक ये पूरा जो क्षेत्र था बुंदेलखंड का, ये किसको मिल गया था? अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो thus by from 1818 AD the dominion of British was established in बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में किसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया? अब ब्रिटिशर्स का। ठीक है, हृदय शाह के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आफ्टर डिवीडिंग राजा अवधूत सिंह ऑफ रीवा ही टुक ओवर रीवा एंड गॉट बुंदेली गेट कंस्ट्रक्टेड। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, इन्होंने राजा अवधूत सिंह को हराया था रीवा के। ठीक है, और इन्होंने रीवा अपने अंडर में ले लिया था हृदय शाह ने। तो आपको सिर्फ हृदय शाह के बारे में एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, तो आपको पन्ना राज्य समझ में आया पूरी तरीके से। ठीक है, पन्ना रियासत समझ में आया। अब इसके बाद जो हम अगली पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं चंदेरी भानपुरा रियासत। ठीक है, चंदेरी भानपुर रियासत। ठीक है, तो अगली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चंदेरी भानपुर स्टेट, चंदेरी भानपुर रियासत। इसके बारे में अगर हम बात करें, अराउंड 1800 एडी रघुनाथ राव मराठा सूबेदार ऑफ सागर सेंट मोरोपंत टू अटैक चंदेरी। देखिए, 1800 ईस्वी के लगभग सागर के मराठा सूबेदार रघुनाथ राव, इन्होंने चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए मोरोपंत को भेजा था। किसको भेजा था? मोरोपंत को। To prevent the increasing influence of Marathas of Sagar on Chanderi in 1810 AD, Scindia of Gwalior sent his French commander Jean Baptiste to attack Chanderi. देखिए, चंदेरी पर सागर के मराठाओं का प्रभाव बढ़ने से रोकने हेतु 1810 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया ने अपनी फ्रेंच सेनापति जीन बैपिस्टा को चंदेरी पर आक्रमण करने भेजा था। सिंधियाओं ने भेज दिया था। King More Prahlad of Chanderi had to flee to Jhansi. In this way, Scindia's supremacy was established on Chanderi. अब जो राजा थे यहाँ के चंदेरी के राजा मोर प्रहलाद, ये झांसी, इनको झांसी भागना पड़ गया था और इस तरह चंदेरी पर सिंधियाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। सिंधियाओं की सुप्रीमेसी क्या हो गई? स्थापित हो गई। इसके अलावा बात करें, नाउ ओनली भानपुर स्टेट रिमेन्ड अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ मोर प्रहलाद। अब देखिए, मोर प्रहलाद के पास जो आधिपत्य बचा था, अब वो सिर्फ भानपुर का बचा था। किसका बचा था? भानपुर का। इसके अलावा बात करें तो किंग भक्त बली ऑफ शाहगढ़ स्टेट अडॉप्टेड सन ऑफ अर्जुन सिंह एंड किंग मार्दन सिंह ऑफ भानपुर स्टेट सन ऑफ मोर प्रहलाद wanted to get their snatched areas of गढ़ाकोटा एंड चंदेड़ी बैक फ्रॉम सिंधिया एट एनी कॉस्ट। अब देखिए, इनके जो शाहगढ़ राज्य था, इसके राजा थे भक्त बली।
जो अर्जुन सिंह के बेटे थे, और मार्दन सिंह इन्हीं के मोर प्रहलाद के बेटे थे। ठीक है, भानपुर राज्य के जो मोर प्रहलाद थे, इनके बेटे जो थे मार्दन सिंह, ये किसी भी कीमत पर अपना गढ़ा कोटा और चंदेरी जो क्षेत्र जो सिंधियाओं ने छीन लिया था इनसे, उसको किसी भी हालत में ये क्या लेना चाहते थे, वापस लेना चाहते थे। ड्यू टू दिस सेल्फिशनेस दे ऑल्सो हेल्प द ब्रिटिश। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, चूंकि इनके क्षेत्र पर सिंधियाओं ने कब्जा कर लिया था, तो ये अपना क्षेत्र किसी भी कीमत पर वापस चाहते थे, और अपने इसी स्वार्थ के कारण इन्होंने अंग्रेजों की भी मदद करी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्होंने किसकी मदद करी थी, अंग्रेजों की भी मदद ये करने लगे थे। मार्दन सिंह के बारे में कहें तो मधुकर शाह द मेन रेबल ऑफ बुंदेला रिबिलियन वाज अरेस्टेड एंड हैंडेड ओवर टू हैमिल्टन। आई एम सॉरी, ये गलत पॉइंट आ गया है। मार्दन सिंह के बारे में इस पॉइंट को याद मत रखिएगा। ठीक है, ये गलत पॉइंट आ गया। क्लियर, तो आपको समझ में आया। यहाँ के राजा कौन थे, चंदेरी भानपुरा के मोर प्रहलाद। अब सिंधियाओं को इनका प्रभाव ज्यादा दिखने पर सिंधियाओं ने आक्रमण किया, जिसके कारण मोर प्रहलाद को झांसी भागना पड़ा, और चंदेरी पर किसका कब्जा हो गया, सिंधिया का। अब बानपुरा ही एक जगह थी जो बच गई मोर प्रहलाद के लिए। अब दो राजा, एक तो भक्त बली सागढ़ स्टेट के, और मारधन सिंह जो इनके बेटे थे मोर प्रहलाद के, ये किसी भी कीमत पर गढ़ा कोटा और चंदेरी जो थे वो सिंधियाओं से वापस चाहते थे। इसके लिए इन्होंने अंग्रेजों तक का साथ दे दिया। ठीक है, तो ये था चंदेड़ी बानपुरा स्टेट। ठीक, अगला जो स्टेट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैतपुरा। ठीक है, जैतपुरा स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट पढ़ेंगे, जैतपुरा। जैतपुरा की बात करें तो पन्ना किंग छत्रसाल हैंडेड ओवर जैतपुर स्टेट टू हिज सन जगत राज। देखिए जैतपुर किसको मिला था, जगत राज को। छत्रसाल बुंदेला का जो दूसरा बेटा था जगत राज, ठीक है, उसने किसको दिया था, जैतपुर का राज्य किसको दे दिया था, जगत राज को। इसके बाद बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ जगत राज इन 1758 पहाड़ सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जैतपुर। देखिए जगत राज की मृत्यु के बाद, ठीक है, जैतपुर किसको मिला, पहाड़ सिंह को। ठीक है, जैतपुर का शासक बने। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आफ्टर पहाड़ सिंह हिज सन गजराज सिंह एंड आफ्टर हिम हिज सन केसरी सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जैतपुर। देखिए ये सब जैतपुर के रूलर थे। जैतपुर किसको मिला था, जगत राज को। जगत राज की मृत्यु के बाद कौन बने, पहाड़ सिंह। और पहाड़ सिंह की मृत्यु के बाद कौन बने, गजराज सिंह। और गजराज सिंह की मृत्यु के बाद कौन बने, केसरी सिंह। ठीक, इसके अलावा बात करें ड्यूरिंग देयर टाइम अली बहादुर एंड हिम्मत बहादुर ऑफ बांदा वर कलेक्टेड चौथ एंड लूटिंग इन बुंदेलखंड। देखिए इनके समय पर अली बहादुर और हिम्मत बहादुर, इन दोनों ने बांदा में बुंदेलखंड में चौथ वसूली एवं लूटपाट किया करते थे, अली बहादुर और हिम्मत बहादुर। इसके बाद बात करें, केसरी सिंह एंटर्ड इनटू अ प्रोटेक्टिव ट्रीटी विद द कंपनीज गवर्नमेंट ऑन 13 सितंबर 1812 फॉर हिज सेफ्टी। ऑल्सो ही रिसीव्ड द चार्टर ऑफ जैतपुर स्टेट ऑफ 52 विलेजेस। देखिए केसरी सिंह क्या हो गया था, ये चौथ वसूली से और ये जो बार बार बुंदेलखंड को जो लूट रहे थे, इससे बड़ा परेशान हो गया था। ठीक है, तो इसने क्या करी, एक शांति संधि कर ली, सुरक्षा के लिए कंपनी के साथ संधि कर ली इसने। ठीक है, देखिए उस टाइम पर कंपनी काफी पावरफुल हो चुकी थी, ब्रिटिश। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो भी राजा डरा हुआ होता था वो क्या करता था, अंग्रेजों के साथ जाके संधि कर लेता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, उनकी ट्रीटी जो प्रोटेक्टिव ट्रीटी हुआ करती थी, जिसके कारण उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था। किसको मिलता था, केसरी सिंह को। ठीक है, इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं परिच्ඡद। ठीक है, परिच्छद अगले राजा बनते हैं कहाँ के, जैतपुरा के। ठीक है, अब ये केसरी सिंह के पुत्र थे। ठीक है, केसरी सिंह जो थे इनके पुत्र थे। अब देखिए केसरी सिंह ने एक प्रोटेक्टिव ट्रीटी कर ली थी कंपनी से, तो केसरी सिंह सन परिचित टुक ओवर द रीन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो केसरी सिंह के जो पुत्र थे परिचित ने रियासत की कमान संभाली। इसके बाद बात करें, जैतपुर किंग परिचित वांटेड टू लिबरेट नॉट ओनली बुंदेलखंड बट द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी रूल। अब देखिए जैतपुर के जो राजा थे पारिच्छद, न केवल बुंदेलखंड अपितु समस्त भारत को कंपनी राज्य से मुक्ति दिलाना चाहते थे। मतलब ये भी कंपनी राज्य से बहुत परेशान हो गए थे। इनके पिताजी ने तो प्रोटेक्टिव ट्रीटी करी थी, लेकिन ये क्या करना चाहते थे, कंपनी रूल से पूरे भारत में, इवन बुंदेलखंड ही नहीं पूरे भारत को क्या करना चाहते थे, कंपनी रूल से मुक्त करना चाहते थे।
इसमें क्या हुआ आगे, he ascended the throne in 1813 AD at the age of only 5 years. His mother Bhavani did not appoint anyone as his guardian. देखिए, मात्र 5 वर्ष की आयु में 1813 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ 5 साल के थे परीक्षित। ठीक है, तो इनकी जो माता थी भवानी, ठीक है, इन्होंने किसी को भी इनका संरक्षक नहीं बनाया। भाई नॉर्मली जब छोटे बच्चे बैठा करते थे सिंहासन पर तो कोई ना कोई उनका संरक्षक हुआ करता था, तो इनकी माता जी ने किसी को भी उसका संरक्षक नहीं बनाया था। नेक्स्ट बात करें, ही गॉट मैरिड टू राजो, डॉटर ऑफ तत्वम्स जागीरदार बहादुर सिंह एट द एज ऑफ 12 ईयर्स इन 1820 AD। देखिए, इनकी 12 वर्ष की आयु में 1820 ईस्वी में तटम के जागीरदार बहादुर सिंह की पुत्री रजो के साथ उनका विवाह हो गया। ठीक है, तटाराम जागीरदार थे बहादुर सिंह, उनकी बेटी से किसका विवाह हो गया, रजो से इनका विवाह हुआ। इसके बाद बात करें तो परीक्षित मेड नौने अर्जुन सिंह, द वेरी ब्रेव सन ऑफ जागीरदार माखन सिंह ऑफ सुगाड़ा विलेज हिज आइडल। देखिए, परीक्षित ने सुगरा गांव के जागीरदार माखन सिंह के अत्यंत बहादुर पुत्र नौने अर्जुन सिंह को परीक्षित ने अपना आदर्श बनाया। ठीक है, मतलब ये जो जागीरदार थे माखन सिंह, इनके बेटे हुआ करते थे नौने अर्जुन सिंह। उनकी बहादुरी देख करके परीक्षित ने उनको अपना क्या मान लिया था, आइडियल मान लिया था। इसके बाद बात करें, परीक्षित वॉज इंक्रीजिंग हिज रिलेशन विद द किंग्स जागीरदार्स of the surrounding areas on the pretext of hunting and horse racing. Parachit was trying to unite them against the British. देखिए, अब जो परीक्षित थे, ठीक है, इन्होंने शिकार और घुड़दौड़ खेलने के बहाने आसपास के राजाओं से क्या बनाए, संबंध बनाए। मतलब इन्होंने मेल जोल बढ़ाना शुरू किया आसपास के राजाओं से। ठीक है, भाई ये भी शिकार करने जाया करते थे तो वहां आपस में बातचीत होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घुड़दौड़ खेलना, ठीक है, इन सारी चीजों से क्या हो गया, इन लोगों में आपस में क्या हो गई, बातचीत शुरू हो गई। अब परीक्षित ने ये क्यों किया था, क्योंकि परीक्षित जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। परीक्षित किसको एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, एकजुट करने का अंग्रेजों के खिलाफ प्रयास कर रहे थे सबको। ठीक, इसके बाद अगला बात करें तो ये है बुढ़वा मंगल। ये हमें पढ़ना है बुढ़वा मंगल। अब ये बात करते हैं कि बुढ़वा मंगल क्या है। द किंग्स ऑफ बुंदेलखंड received an invitation from Kashi King Ishwari Narayan Singh to participate in the बुढ़वा मंगल फेयर in 1835। देखिए, बुढ़वा मंगल बेसिकली क्या था, एक मेले थे। ठीक है, इस मेले का आयोजन किसने किया था, काशी के नरेश थे ईश्वरी नारायण सिंह ने। तो काशी के नरेश जो थे ईश्वरी नारायण सिंह, इन्होंने बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया था और इन्होंने बुंदेलखंड के राजाओं को आमंत्रण दिया था कि वो इसमें आए और आयोजन में शामिल हो, भाग लें। ठीक है, तो बुढ़वा मंगल क्या था, ये एक मेला था जो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, काशी के नरेश ईश्वरी नारायण सिंह ने। ठीक है, और इन्होंने जितने भी बुंदेलखंड के राजा थे उनको निमंत्रण दिया था कि वो बुढ़वा मंगल फेयर में आए। इसके बाद बात करें तो जैतपुर किंग परीक्षित एंड हिज नेफ्यू चरखरी किंग रतन सिंह along with some prominent kings of Bundelkhand reached Kashi in 1835 AD to participate in the बुढ़वा मंगल। देखिए, अब जैतपुर के जो राजा थे परीक्षित, वो अपने भतीजे चरखरी नरेश रतन सिंह सहित बुंदेलखंड के कुछ प्रमुख राजा 1835 में बुढ़वा मंगल में भाग लेने काशी पहुंचे। ठीक, इसके बाद बात करें, Budva Mangal was a cultural event which was celebrated by tying boats together in the river Ganga in Kashi. Apart from kings and maharajas of different regions, great artists, musicians, famous dancers also to come in it. देखिए, अब बुढ़वा मंगल एक सांस्कृतिक आयोजन था जो काशी में गंगा नदी में नावों के आपस में बांध कर मनाया जाता था। इसमें विभिन्न क्षेत्र के राजा महाराजे, बड़े बड़े कालावंत संगीतज्ञों के अलावा प्रसिद्ध नर्तकियों आते थे, मतलब फेमस डांसर्स भी आते थे। इसके बाद बात करें, बुढ़वा मंगल ऑफ काशी was attended by kings and maharajas from Bundelkhand and other parts of India. All of them discussed the atrocities of the British in India. देखिए, इसके पीछे का कारण था वो यही था कि अंग्रेजों के जो अत्याचार हो रहे थे भारत पे, उसको लेकर के चर्चा करने के लिए भी बुढ़वा मंगल का मेला रखा गया था, जहां पर सारे राजा, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के आए थे। ठीक है, they thought that if all of them unite made efforts they can get freedom from the terror of the British।
अब देखिए इन्होंने ये विचार किया कि यदि ये सभी एकजुट होकर प्रयास करें तो अंग्रेजों के आतंक से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है, इन्होंने तय किया कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम इनसे जो है आजादी पा सकते हैं। To put this idea in action, next year 1836 AD, Budwa Mangal like Kashi was organized at a place called Supa under the patronage of चरखड़ी किंग रतन सिंह। अच्छा देखिए, इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य रूप से देने के लिए, अगले साल 1836 में ही बुढ़वा मंगल के ही तरीके से सुपा नामक एक जगह पर बुढ़वा मंगल जैसा ही मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? चरखड़ी राजा रतन सिंह के द्वारा। क्लियर? इसके बाद बात करें, चरखड़ी किंग रतन सिंह इनवाइटेड रूलर्स, जागीरदार्स एंड हायर ऑफिशियल्स ऑफ अबाउट 42 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बुंदेलखंड इन दिस बुढ़वा मंगल। अब देखिए, चरखड़ी राजा जो थे रतन सिंह ने इस बुढ़वा मंगल में बुंदेलखंड की लगभग 42 छोटी बड़ी रियासतों के साथ साथ जागीरदारों एवं उच्चाधिकारियों को आमंत्रित किया। ठीक, इसके बाद बात करें, इन दिस वेरी इवेंट एवरीवन टुगेदर मेड अ प्लान टू रिवॉल्ट whose leader was anonymously was chosen राजा परीक्षित। दिस रिवॉल्ट केम टू बी नोन एज बुंदेला रिवॉल्ट। अच्छा, इसी इवेंट में, इसी आयोजन में सभी ने मिलकर विद्रोह करने की योजना बनाई, जिसके नेतृत्वकर्ता सर्वसम्मति से राजा परीक्षित को चुना गया। यह विद्रोह बुंदेला विद्रोह के नाम से, इसी को क्या कहा गया? बुंदेला रिवॉल्ट। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे रिवॉल्ट्स के बारे में, तो इसमें हम पढ़ेंगे बुंदेला रिवॉल्ट। ठीक है, तो इसी इवेंट के बाद ये जो प्लान बना, इसी से रिवॉल्ट हुआ, सब आपस में तय हुआ कि हम बुंदेला जो है वो आपस में क्या करेंगे? रिवॉल्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जैतपुर राज्य कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद सिर्फ चरखरी है, चिरगांव है, शाहगढ़ है। ठीक है, और इसके बाद फिर बुंदेलखंड की रियासत और 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई उसको देखना है, और इनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और इनका कला और संस्कृति देखना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल का एक लेक्चर और लगेगा, और कल के लेक्चर में क्या हो जाएगा, ये पूरा बुंदेलखंड जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। छत्रसाल बुंदेला के बारे में आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। ठीक है, इस ये क्लासेस अगर आप राज्य सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है। इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।